प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क, अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता। इस कोर्स में आज हम उस बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनमें मुख्य रूप से किस प्रकार कंपनीज विदेशी मार्केट में प्रवेश कर सकती है। यह ग्लोबल एनवायरनमेंट नामक जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है उसका चतुर्थ पड़ाव है। इस पड़ाव में हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से कंपनीज ग्लोबल मार्केट में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए जिन बातों पर हम प्रकाश डालने वाले हैं उसमें सबसे पहला है कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या इसके मुख्य घटक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से चरण होते हैं जिनसे चलकर कंपनीज ग्लोबलाइज्ड होती है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ एंट्री टू द ग्लोबल मार्केट, किस तरह से कंपनीज ग्लोबल मार्केट में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर कंपोनेंट से तात्पर्य है कि जब भी कोई कंपनी या कोई फर्म विदेशी बाजार में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके कुछ घटक के रूप में इसको समझा जा सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला चरण, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में समझने का प्रयास किया एंडरसन्स यू मॉडल के माध्यम से, कि कोई भी कंपनी सबसे पहले अपने घरेलू बाजार में उपस्थित ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अनुसार, उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने उत्पादों को बनाती है, अपनी प्राइसिंग करती है, उसका प्रमोशन करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की जो रणनीति है वह निर्धारित करती है। लेकिन जब यह कंपनी निर्धारित करती है कि उसे अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करना है तो उसके प्रवेश के कुछ पहलू हो सकते हैं। उन्हीं पहलुओं की चर्चा हम कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं उसमें हम कहते हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी के से प्रारंभ करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम सबसे पहले लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी विश्व के किसी भी कोने में विकसित हो या हो रही हो, लेकिन वह केवल वहां तक सीमित रहे ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और विशेष रूप से ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी जो मानव जीवन से संबंधित है, जो मानव जीवन को और बेहतर बनाने से संबंध रखती है, ऐसी टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर पर जाती है और उसका लाभ न केवल उस टेक्नोलॉजी या उस प्रौद्योगिकी को निर्मित या विकसित करने वाले कमाते हैं, बल्कि उससे अधिक लाभ वे पाते हैं जो उसको अंगीकार करते हैं, जो उसका उपयोग करते हैं। तो मूल रूप से यह एक विन विन प्रपोजिशन होता है। इस नाते जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी बाजार में आती है तो सबसे पहले उसका जो जियोग्राफिक स्प्रेड है, उसकी जो भौगोलिक वितरण है वह धीरे 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 बढ़ता है, उसका दायरा बढ़ता जाता है और समूचे विश्व में वह अपना प्रभाव दिखाती है। इस उदाहरण के रूप में हम मोबाइल टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। किस तरह से एक वायर्ड कम्युनिकेशन से हम वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़े, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने कैसे इसमें मदद की और किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन में क्रांति आई, ये हम सब ने देखा। ठीक इसी तरह से कई अन्य टेक्नोलॉजीज है जिसका हमने पूरे विश्व में इसका भौगोलिक विस्तार देखा और समझने का प्रयास किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइज्ड होती है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। इसके बाद जो हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुधा जो कंपनीज होती है वे प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे बाजार में प्रवेश करने से पहले उस बाजार में अब निवेश करना प्रारंभ करती है। निवेश इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से भी हो सकता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वह किसी अन्य देश की दूसरी कंपनीज में अपने निवेश को करना प्रारंभ करती है और इस तरह से अपना दायरा बढ़ाते हुए एक देश, दो देश, तीन देश और ऐसे अनेकानेक देशों की अलग अलग कंपनी जिस सेक्टर को वो बिलोंग करती है उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें अपना निवेश बढ़ाती है। तो ये कहलाता है
ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा दूसरा जो इसका पहलू है कि वह स्वयं इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को दूसरे बाजार में आगे बढ़ाने के लिए, तो यह भी ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन अर्थात जो उत्पादन मैं आज या मेरी कंपनी आज इस देश में कर रही है, वही उसी तरह की फैसिलिटी मैं दूसरे देशों में अपने लिए तैयार करता हूं। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय कंपनी है जो वैश्विक बाजार में अपने कदम बढ़ाने जा रही है, तो वह जो उसका जो नैसर्गिक शुरुआत होती है वह होती है कि वह जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इस तरह के देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वहां पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करती है, अथवा प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करना यदि संभव न भी हो तो यहाँ से अधिक प्रोडक्शन करके, सरप्लस प्रोडक्शन करके वहां पर उसके विपणन या उसकी मार्केटिंग को ध्यान में रखती है। तो इस तरह से जब कंपनीज अपना विस्तार करती है, अपने उत्पादन का विस्तार करती है, उसका भौगोलिक विस्तार करती है, तो इस अवस्था को हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। और सबसे उच्च स्थिति हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की किसी भी कंपनी के दृष्टिकोण से, वह है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। अर्थात पूरा मार्केट ही वैश्वीकृत हो जाता है, पूरे बाजार, समूचे बाजार का वैश्वीकृत हो जाना। अब समूचे बाजार का वैश्वीकृत हो जाने से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर तात्पर्य है कि जितना भी मोबिलिटी संभव है, जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो उत्पादन के घटकों की गतिशीलता जितनी भी हो सकती है, जितनी भी संभव है, वह जब होना प्रारंभ हो जाती है तो हम उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। अर्थात बाजारों में जो भौगोलिक सीमाओं के भेद होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं और एक तरह से सारा मार्केट एक मार्केट नजर आता है। हम उसको भारत का बाजार, नेपाल का बाजार, पाकिस्तान का बाजार, बांग्लादेश का बाजार, श्रीलंका का बाजार, इस तरह से ना कह के पूरे दक्षिण एशिया का एक बाजार के तौर पे जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। तो मूल रूप से ये कुछ इसके महत्वपूर्ण घटक है जिनको समझना हमारे लिए आवश्यक था। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जब कंपनीज वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच बनाती है तो उसकी अप्रोच क्या होती है, किस ओरिएंटेशन से वे उस मार्केट में प्रवेश करती है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन को सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने घरेलू बाजार से पहला कदम विदेशी बाजार में रखती है तो मूल रूप से वह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से अपनी गतिविधियों का प्रारंभ करती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इस प्रक्रिया में वे पाती है कि जो भी उनके पास घरेलू बाजार की मांग की पूर्ति के बाद जो शेष होता है, उस शेष को वो विदेशी बाजार में उसकी आपूर्ति करती है। तो इस प्रक्रिया में वे पाती है कि जो उनकी रणनीति वर्तमान में अपने घरेलू बाजार के लिए थी, लगभग वही रणनीति वो विदेशी बाजार में एक्सटेंड कर रहे होते, उसी का विस्तार कर रहे होते। तो इस तरह के दृष्टिकोण से जब कोई कंपनी ग्लोबलाइज्ड होती है तो उसे हम मूल रूप से कहते हैं एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अर्थात बहुविषयक, जब कंपनी अपने ओरिएंटेशन को बहुविषयक बनाती है, बहुकेंद्रित बनाती है, तो मूल रूप से हम कहते हैं कि जिस देश में, उसके लिए कहावत कही जाती है कि जैसा देश वैसा भेष। अर्थात जब कंपनी अमेरिका जाएगी तो अमेरिका के अनुरूप अपने सारे उत्पादों को उसी रूप में बनाएगी जहां जो वहां के उपभोक्ताओं के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को मीट करता हो। इसी तरह से जब हम यूरोप में जाएंगे तो यूरोप की तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक इसी तरह से जब हम एशिया के अन्य देशों में जाएंगे तो वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक और अन्य परिवेश के अनुरूप हम अपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की कोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अन्य स्ट्रेटेजीज जो है हमारी रणनीतियों को उसी के अनुरूप जब बनाएंगे तो मूल रूप से इस तरह के ओरिएंटेशन को हम पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन कहते हैं।
इसके बाद हम पाते हैं कि जब कोई कंपनी विदेशी बाजार में प्रवेश करती है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं एक रीजन, अपना दायरा बढ़ाते हुए एक रीजन को अपना मार्केट बनाना प्रारंभ करती है। उदाहरण स्वरूप जब कोई अमेरिकन कंपनी भारत में प्रवेश करती है, या कोई यूरोपियन कंपनी, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक डच कंपनी है जो भारत में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही है, अपने उत्पादों को बेच रही है, तो हम पाते हैं कि जिन उत्पादों को वो भारत में बना रही है, उन उत्पादों को वे नेपाल में नहीं बना रही है या अन्य देशों में नहीं बना रही है, बल्कि यहाँ जिनका उत्पादन वे कर रही है उन्हीं उत्पादों को का एक बड़ा अंश वे उन मार्केट को सप्लाई कर रही है। तो मूल रूप से वहां पर जिस पर उनका ध्यान केंद्रित है वह है विपणन अथवा मार्केटिंग। तो वहां पर उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है, प्रोडक्शन भारत में करती है। ठीक इसी तरह से नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन देशों में लगभग जो यहाँ वे प्रोड्यूस करती है उसी को वहां पे एक्सटेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे रीजन में अपनी पहुंच को, इस पूरे जो क्षेत्र है दक्षिण एशिया का, यह जो क्षेत्र है इसमें अपनी पहुंच बनाने के लिए एक को हब और अन्य को स्पोक के तौर पे डेवलप करती है। तो इसको हम रीजियो सेंट्रिक अप्रोच कह सकते हैं, क्षेत्र केंद्रित अप्रोच किसी भी कंपनी की कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम बात करते हैं जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन, सबसे अंत में हम बात करते हैं जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन ग्लोबल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें कंपनी का ओरिएंटेशन ग्लोबल होता है, किंतु साथ ही उसे स्थानीय आवश्यकताओं का भी भान होता है और वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालती है। तो कई बार जो जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन को फॉलो करने वाली या उस पर चलने वाली जो कंपनीज होती है, उसमें ये भेद कर पाना बहुत कठिन हो जाता है कि यह कंपनी आखिर है कहाँ से, इसकी होम कंट्री कौन सी है और होस्ट कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर दो शब्द है जिनको समझना आवश्यक है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कुछ घटकों की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो एक है होम कंट्री और एक है होस्ट कंट्री। तो होम एंड होस्ट, तो होम मार्केट वह मार्केट है जहां से कंपनी की उत्पत्ति होती है, जहां पर कंपनी का प्रादुर्भाव होता है, और होस्ट वह मार्केट है जहां पर वह अपने कदम वैश्विक बाजार में रखना प्रारंभ करती है। तो होस्ट, जिस तरह से हम गेस्ट और होस्ट का कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में सुनते हैं, ठीक उसी तरह से यह कॉन्सेप्ट है। तो जो कंपनी भारतीय कंपनी है मूल रूप से, वह यदि अमेरिकन मार्केट में प्रवेश करती है, जर्मन मार्केट में प्रवेश करती है, तो अमेरिका और जर्मनी उसके लिए होस्ट मार्केट हो गया और भारत उसके लिए होम मार्केट हो गया। ठीक इसी तरह से यूके की कोई कंपनी है जो भारत में है, तो भारत यूके उसके लिए, यूनाइटेड किंगडम उसके लिए मूल रूप से होम मार्केट हो गया और भारत उसके लिए होस्ट मार्केट हो गया। तो ये जो होम और होस्ट रिलेशनशिप है, इसमें जो जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन है, इसमें इसके भेद लगभग खत्म से हो जाते हैं, और यह भेद कर पाना कि यह जो कंपनी है इसका होम मार्केट कौन सा है और होस्ट मार्केट कौन सा है। बहुत सारे कस्टमर्स को शायद पता ही नहीं होगा कि फिलिप्स कहाँ की कंपनी है या होंडा कहाँ की कंपनी है। आप बिजनेस एनवायरनमेंट के छात्र है, इसलिए हो सकता है आपको यह ज्ञान हो, लेकिन बहुत सारे सामान्य लोगों से यदि आप पूछे तो सबसे पहले वे कहेंगे कि ये तो भारत की ही कंपनी है। तो मूल रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का होता है जिससे कि वो जिस मार्केट में वे है उसी मार्केट के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है। तो यह जो बेसिकली इसका पढ़ने का उद्देश्य, समझने का उद्देश्य यह था कि किस तरह से कंपनीज अपने आप को तैयार करती है वैश्विक बाजार के लिए, और कैसे वे एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन से आगे बढ़ते हुए जियो सेंट्रिक तक की यात्रा को पूरा करती है। अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन से लेकर के जियो सेंट्रिक तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम जो रणनीति बनाते हैं, कूटनीति बनाते हैं, जो प्रोडक्ट डिजाइन हमारी होती है, साथ ही हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, वो मूल रूप से वहाँ के जो होस्ट मार्केट है उसको अधिक तवज्जो न दे करके हमारे होम मार्केट, होम कस्टमर्स और होम कॉम्पिटिटर्स के लिए जो हमने रणनीति तैयार की है उसी का प्रायः विस्तार कंपनी कर रही होती है। उसी को एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की संज्ञा हम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से कई बार बहुधा कंपनीज एक्सेसिव प्रोडक्शन जो उनके पास होता है, जिसको वो अपने किन्हीं भी कारणों से
होम मार्केट में सेल नहीं कर पा रही होती है, या इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो सरप्लस कंपटीशन की वजह से हो सकता है, वो सरप्लस या अधिक के जो उनके पास है प्रोडक्शन का, वो मांग में परिवर्तन के कारण हो सकता है। ग्राहकों के जो रुचियां बदल रही है, उनकी प्राथमिकताएं बदल रही है समय के साथ, तो उसकी वजह से भी हमारे प्रोडक्शन में आधिक्य हो सकता है। तो वह जो आधिक्य है, अब उसका नियोजन किस प्रकार हो, तो इस तरह का जो सरप्लस या आधिक्य होता है उसको वे विदेशी बाजार में लेकर के जाना चाहती है। और इसमें मूल रूप से अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पर जो हेड ऑफिस होता है, वो उसका कार्य होता है बेसिकली एक्सपोर्ट डिसीजन लेना, और मार्केटिंग टीम मॉनिटर करती है कि एक्सपोर्ट ऑपरेशन किस तरह से होगा। तो मूल रूप से जो टॉप मैनेजमेंट हो वो एक्सपोर्ट के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है, कूटनीति बनाती है, और उसके क्रियान्वयन का जो कार्य होता है एक्सपोर्ट से संबंधित, वे सारा का सारा काम मार्केटिंग टीम करती है। तो ये जो इसकी सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो जो कंपनीज अभी एकदम शुरुआती दौर में हैं, अपने फेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में है, उनके लिए ये ओरिएंटेशन बिल्कुल सूटेबल है। ठीक वैसे ही जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब कंपनी कुछ समय तक अपने पिछले इस ओरिएंटेशन से विदेशी बाजार में अपनी पहुंच बना लेती है, उसके बाद हम बात करते हैं कि उसको पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन की तरफ आगे बढ़ना होता है, या ये स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, भिन्नता हमको देखने को मिलती है फॉरेन मार्केट में, कि एक कंपनी जो भारत में है और वही कंपनी जब किसी दूसरे बाजार में जाती है तो वहां के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है, अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति और अपने सारे जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतें है और तमाम चीजें हैं, वे सारी की सारी उसी के अनुरूप अपनी बना लेती है। तो यहाँ पर जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं अपने सब्सिडरी के। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है होम मार्केट एंड होस्ट मार्केट के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। ठीक इसी तरह से एक होता है पेरेंट कंपनी और एक होती है सब्सिडरी। तो पेरेंट कंपनी होम कंट्री में, उदाहरण के लिए भारत की कोई कंपनी है, तो वह कंपनी जब अमेरिकन मार्केट में जाती है तो वहां पर एक अपनी सब्सिडरी एस्टेब्लिश करती है। उसे लगता है कि ये मार्केट लाभकारी है, यहाँ पर अपनी एक सब्सिडरी लगाना चाहिए, तो वहां पर अपनी एक सब्सिडरी लगाती है और उस सब्सिडरी में कुछ एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट कर देती है। वे सारे एग्जीक्यूटिव्स जो पेरेंट कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे संपर्क में रहते हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी सब्सिडरी को बताती है और सब्सिडरी वहां के अनुरूप जो टैक्टिक्स हो सकती है उसको वे क्रियान्वित करती है, और इस तरह से उनके बीच में सतत जो संप्रेषण है, सतत संवाद बना रहता है, और इस तरह से वे अपने पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन की तरफ आगे बढ़ती है। आगे जैसा कि हमने देखा रिजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन, यहाँ पर एक रीजन पे हमारा ध्यान होता है, जैसे हमने कहा साउथ एशियन मार्केट, लैटिन अमेरिकन मार्केट या अफ्रीकन मार्केट। तो अब जब हम अफ्रीकन मार्केट कहते हैं तो अफ्रीका कई देशों का समूह है, अपने आप में वह एक महाद्वीप है, और एक महाद्वीप कई देशों का समूह होता है, और एक महाद्वीप में आने वाले सारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और हर तरह की स्थिति लगभग एक जैसी हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनमें जो समानता होती है, तो समानता के अनुरूप जब हम उनको एक क्लस्टर में डिवाइड करते हैं या 3-4 देशों का समूह बना के हम ये कहते हैं कि इनमें बहुत हद तक सांस्कृतिक, सामाजिक ऐक्य है। जैसे हम दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इस तरह के हमारे जितने भी देश हैं, इनमें एक सांस्कृतिक, इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब आ जाते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो सांस्कृतिक ऐक्य यहाँ पर इसलिए रहा है क्योंकि मूल रूप से एक ही राष्ट्र कभी हुआ करते थे और आपस में इनके सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान इतने गहरे थे कि वह एक के स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है।
अभी भौगोलिक रूप से भिन्नता हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इस भौगोलिक भिन्नता को अगर हम दरकिनार भी कर दे तो भी हम पाते हैं कि इनमें बहुत अधिक समानता हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह के कई मार्केट्स को या देशों को एक समुच्चय बनाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस ओरिएंटेशन को हम जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने कहा, यूनिलीवर अपनी जो प्रोडक्शन की सप्लाई है वो नेपाल और बांग्लादेश और अन्य देशों को भारत से ही करता है। यदि कोई ट्रेड बैरियर बहुत बड़ा ना हो जिसकी वजह से उनको अपनी मार्केटिंग में कोई बाधा हो रही हो, तो मूल रूप से वे इसी तरह के ओरिएंटेशन के साथ अन्य बाजारों में आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की। यहाँ पर पूरी दुनिया कंपनी के लिए एक बाजार की तरह से होती है और उसमें वे भेद नहीं करती है। और जहाँ तक बात है मानव संसाधन के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, तो ये कंपनीज जो जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन को फॉलो करती है, ये पूरे संसार से कहीं से भी अपने ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करती है। जहां भी उनको श्रेष्ठतम मानव संसाधन प्राप्त होता है उनको अपने यहाँ पर सम्मिलित करती है। ठीक इसी तरह से इनकी कई सारी सब्सिडरी हो सकती है और हर सब्सिडरी जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र या स्वायत्त कंपनी के रूप में कार्य कर रही होती है, जो कि अपनी खुद की पॉलिसीज, अपनी रणनीति और अपना प्रोडक्ट डिजाइन और एचआर पॉलिसीज बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। अब इन्हीं ओरिएंटेशंस के जो हमने अभी तक समझने का प्रयास किया, उन्हीं के फलस्वरूप कंपनीज को कुछ श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, विशेष रूप से उन कंपनीज को जो विदेशी बाजार में अपने कदम बढ़ाती है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं जहां से हम कहते हैं एक कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है। ऐसी कंपनी जो अपने घरेलू बाजार में उपस्थित अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है, उसमें अपनी सेवाएं दे रही है, वह मूल रूप से डोमेस्टिक या घरेलू कंपनी कही जा सकती है। डोमेस्टिक कंपनी के पास यदि कुछ सरप्लस होता है तो फिर वे अगले अपनी रणनीति के बारे में विचार करती है कि इस सरप्लस को कैसे नियोजित किया जाए। और इनका जो ओरिएंटेशन होता है मूल रूप से एथनोसेंट्रिक ही होता है। अपने बाजार के लिए क्या श्रेष्ठतम हो सकता है उसी के अनुरूप ये अपनी नीतियों को निर्धारित करते हैं। फिर इसके बाद जब हमने कहा कि सरप्लस का क्या करना है, इसके नियोजन के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। उन सभी रास्तों में एक महत्वपूर्ण रास्ता है जो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए समीचीन है यहाँ पर बात करना। तो उसके लिए हम कहते हैं कि अब हम थोड़ा इसका भौगोलिक रूप से विस्तार करते हैं और हम इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जाने का जब कंपनी निर्णय लेती है तो वह नए बाजारों की तलाश करती है। इसमें एक बाजार भी हो सकता है प्रारंभिक दौर में, और धीरे धीरे ये जो संख्या है बाजारों की धीरे धीरे कंपनीज बढ़ाती है अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से ये इसका प्रारंभ करती है और इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो कहीं ना कहीं एथनोसेंट्रिक ही होता है, क्योंकि वो अपना जो घरेलू बाजार की रणनीति है उसी का संक्षेप में वे विस्तार कर रही होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरे स्तर पर हम कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं। ये काफी प्रचलित शब्द है जिसका हम बहुधा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक होम मार्केट है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, एक होम मार्केट जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, और जिन मार्केट को सर्व कर रही होती है वो मल्टीपल होस्ट मार्केट हो सकते हैं। ये कई हो सकते हैं संख्या में, और इनका जो ओरिएंटेशन होता है ये बहुकेंद्रित होती है। बहुकेंद्रित अर्थात जितने बाजारों में ये अपनी उपस्थिति रखती है उतने ही बाजारों के अनुरूप अपने आप को अडेप्ट करने का प्रयास करती है, उनके अनुकूल बनने का प्रयास करती है। तो मूल रूप से यहाँ तक हम इन दो स्ट्रेटजीज तक हम कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन पे बात करते हैं, प्रमाणीकरण पे बात करते हैं कि सारे जो हमारी फोकस होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे प्राइस और तमाम रणनीति कूटनीति उसी तरह की होगी। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं ग्लोबल कंपनी के बारे में। तो ग्लोबल कंपनी रीजियोसेंट्रिक अप्रोच या कुछ कंपनीज जियोसेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ती है और उनका जो आउटलुक होता है वो मूल रूप से ग्लोबल होता है।
कि वे पूरे विश्व को अपना एक बाजार मान करके चलती है और ग्लोबल कहलाने में अपने आप को श्रेष्ठ समझती है। ठीक इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर ऐसी कंपनीज ट्रांसनेशनल कंपनीज कहलाती है, जो सारी जियोग्राफिक बाउंड्रीज या जितनी भी भौगोलिक सीमाएं हैं उनको लांघ कर उनसे निकल करके वे समूचे दुनिया को अपना एक बाजार के तौर पे देखती है। अब इसी को संक्षेप में अगर हम समराइज करें तो हम देखते हैं कि कंपनीज की जो स्ट्रेटेजी होती है वह इस तरह से कार्य करती हमको दिखती है, जो दूसरी रो आप देख पा रहे हैं इस टेबल में। ठीक इसी तरह से मॉडल की अगर बात करें तो इनका जो बिजनेस मॉडल होता है इंटरनेशनल कंपनी का कोऑर्डिनेटेड फेडरेशन के तौर पे काम करता है। होम और होस्ट मार्केट में आपस में समन्वय होता है। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो मल्टीनेशनल में डिसेंट्रलाइज्ड फेडरेशन होता है। जितनी सब्सिडरीज है, जितने देशों में जितनी सब्सिडरीज है वे सब अपने अपने डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक इसी तरह से ग्लोबल में एक सेंट्रलाइज हब होता है। होम मार्केट में उनका एक हेडक्वार्टर हो सकता है और बाकी देशों में भी वे उसी तरह ऑपरेट कर रही होती है जिस तरह से वे होम मार्केट में ऑपरेट कर रही है। तो यह एक सेंट्रलाइज्ड हब जिसकी कोर पॉलिसीज होम मार्केट में और सब्सिडरीज उसकी होस्ट मार्केट में अपनी पॉलिसीज डेवलप कर रही होती है। इसके बाद ट्रांसनेशनल कंपनी एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के रूप में काम करती है या होम और होस्ट के अंतर लगभग खत्म से हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अन्य बातें हैं, इनके ओरिएंटेशंस जो लास्ट रो है वो ओरिएंटेशंस पे प्रकाश डालती है। ठीक इसी तरह से अन्य रूप से इसको समझाने का प्रयास ये जो चित्र है ये करने का प्रयास कर रहा है कि किस ओरिएंटेशन में कंपनी क्या कर रही होती है। तो जैसा कि आप देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कंपनीज किस तरह से वैश्विक बाजार में प्रवेश करती है। तो वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के कई सारे तरीके लिटरेचर में बताए गए हैं और केवल लिटरेचर में बताए गए हैं ऐसा नहीं है, बल्कि जो कंपनीज है इसका अनुपालन भी करती है हमें दिखती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस चित्र में रिस्क और रिटर्न के प्रोफाइल के साथ हमें बताया गया है कि रिस्क यहाँ पर हमारा 0 है और यहाँ पर हाई है। ठीक इसी तरह से जो रिटर्न है वो यहाँ पर हाई है और इधर लो है, यहाँ लो है। तो जब हम रिस्क की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि कोई एक इंटरनेशनल कंपनी पहले प्रथम स्टेज डोमेस्टिक से इंटरनल बनने में सबसे पहले वो एक्सपोर्टिंग से अपनी शुरुआत करती है। तो एक्सपोर्टिंग में भी हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग से प्रारंभ करते हैं, अर्थात कोई विदेशी बाजार में कोई एक एजेंट हो सकता है, C&F एजेंट हो सकता है या कोई एक्सपोर्ट एजेंट हो सकता है जिसकी सहायता से हम अपने उत्पादों को विदेशी बाजार में बेच रहे हो। तो इस तरह की एक्सपोर्टिंग को, इस तरह के निर्यात को हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर रिस्क सबसे कम है और रिटर्न भी कम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो कंपनीज कई बार इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग से आगे बढ़ते हुए लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग वाले रूट को अपनाती है। तो उदाहरण के लिए डिज्नीलैंड का हम उदाहरण ले तो हम पाते हैं कि डिज्नी लाइसेंसिंग मॉडल पे बहुत बड़े स्केल पे डिज्नी ने लंबे समय तक काम किया और उससे उन्होंने काफी लाभ भी अर्जित किया। तो मूल रूप से लाइसेंसिंग की जो बात है वह कंपनी जो पेरेंट कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट, ब्रांड और इस तरह के जितने भी उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके उपयोग करने की अनुमति वे दूसरे किसी देश के दूसरी कंपनी के प्लेयर्स को वो अनुमति देती है एक अनुबंध के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और उसके बदले में एक फी चार्ज करती है। तो ये लाइसेंसिंग होती है। ठीक इसी तरह से जो सर्विसेज होती है, उदाहरण के लिए जैसे हम मैकडॉनल्ड की बात करें तो मैकडॉनल्ड मूल रूप से अमेरिकन मार्केट से जब भारत में प्रवेश करता है तो यहाँ पर उसकी पेरेंट कंपनी पूरे व्यवसाय को मैकडॉनल्ड के नहीं चला रही है, बल्कि वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहा है। तो फ्रेंचाइजी में वे अपने स्पेसिफिकेशन, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो फ्रेंचाइजी है उसको देते हैं, और जो मैकडॉनल्ड एक फ्रेंचाइजर है, इसकी पेरेंट बॉडी फ्रेंचाइजर है, और जो यहाँ पर उसकी फ्रेंचाइजी को ले रहा है वो उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। इनके बीच में एक अनुबंध होता है कि वे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेंगे, इसके बदले में वे उनको एक फी पे करेंगे। तो इस तरह से मैकडॉनल्ड की जो पेरेंट बॉडी
व्यापारी है उसको हर देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे केवल और केवल फ्रेंचाइजी को अपने जो नियम और शर्तें हैं उन पर खरा उतरने के लिए तैयार करना है। तो मूल रूप से ये बहुत ही प्रचलित मोड है। इसमें रिस्क और रिटर्न इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की तुलना में थोड़ा अधिक है, पर फिर भी उसको हम मॉडरेट कहेंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में भी कुछ कंपनीज आगे बढ़ती है और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करना प्रारंभ करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की एक समझ विकसित कर लेने के बाद इन दो रास्तों के माध्यम से जब समझ विकसित कर लेती है तो उसके बाद वे अपना स्वतंत्र जो निर्यात करना प्रारंभ करती है। और इस स्वतंत्र निर्यात से और जब उन्हें लगता है कि विदेशी बाजार में उनकी मांग भरपूर है और ग्राहकों का भरोसा उन्होंने जीत लिया है, मार्केट उनके लिए लाभप्रद है, तो वे कहीं ना कहीं ज्वाइंट वेंचर स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वे विदेशी कंपनीज के साथ हाथ मिलाते हैं और उनके साथ एक कूटनीतिक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो इसमें उनका जो शेयर होता है दूसरी कंपनीज के साथ वो 50-50, 60-40, 80-20, 70-30 इस तरह के, ये मैं जो बता रहा हूँ शेयर होल्डिंग है कि किसी कंपनी में किसकी शेयर होल्डिंग कितनी होगी। तो अगर कोई भारतीय कंपनी जर्मन मार्केट में प्रवेश करती है ज्वाइंट वेंचर वाले रूट से, तो भारत की कंपनी ए जर्मनी की कंपनी जी के साथ प्रवेश करती है, तो वह जी कंपनी अपनी जिस ज्वाइंट वेंचर जिसको फॉर्म किया है उसमें 70% हिस्सेदारी जर्मन कंपनी की हो सकती है, 30% हिस्सेदारी भारतीय कंपनी की हो सकती है। इस तरह से वे एक नई एंटिटी बना रहे हैं जिसमें कि 100% भागीदारी इन दोनों की है। तो इस तरह से एक ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए बनाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे भारत में हीरो और होंडा का लंबे समय तक हमने ज्वाइंट वेंचर देखा। हमने देखा कि हीरो जिस समय होंडा के साथ ज्वाइंट वेंचर में प्रवेश करता है उस समय वे एक साइकिल बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी भारत में थे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बहुत मजबूत था और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मजबूती के कारण होंडा ने उनको अप्रोच किया, क्योंकि होंडा के पास एक सशक्त ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी थी। तो उस टेक्नोलॉजी को हीरो ने सीखने का प्रयास किया लंबे समय तक और हीरो सफल भी रहा। आज हीरो और होंडा दोनों अपने अपने रास्ते एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो लंबे समय तक उन्होंने साझेदारी में काम किया। ठीक इसी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही हम चले तो कावासाकी और बजाज है, मारुति और सुजुकी है, और तमाम ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष उपलब्ध है जो हमें बताते हैं कि किस तरह से ज्वाइंट वेंचर एक स्ट्रेटेजी के रूप में विदेशी कंपनियों के लिए एक प्रवेश का मुख्य मार्ग बनता है। और इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई के नाम से जानते हैं। एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये प्रत्यक्ष निवेश है विदेशी बाजार में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको हम कहते हैं। तो इसमें कंपनीज कई तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकती है, जिसमें कि वे अपनी खुद की फुल फ्लेजेड एंटिटी या कंपनी को स्थापित कर सकती है विदेशी बाजार में और अपने सारे ऑपरेशंस वे स्वयं चलाती है, बजाय इसके कि वे किसी के साथ हाथ मिलाकर काम करे या एक्सपोर्टिंग करे। तो जैसे हम पाते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर इधर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा रिस्क भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ हमारा रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। तो इनके लाभ और चुनौतियां दोनों साथ साथ चलते हैं, ये भी हमें देखना है। ठीक इसी तरह से ये कुछ और भी विदेशी बाजार में प्रवेश करने के कुछ और भी मोड्स है जिनको हमें समझने की आवश्यकता है। तो हमने इनको एक्सपोर्टिंग वाले पार्ट को समझने का प्रयास किया। इसके बाद ही स्पेशल मोड की अगर बात करें तो ये कुछ स्पेशल मोड्स हैं जिसको कंपनीज प्रयोग में लाती है। लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग पे हमने बात की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमने बात की, और ये जो दो स्ट्रेटजीज है, ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी और ब्राउनफील्ड स्ट्रेटजी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी जैसा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट अलायंस जब कंपनीज करती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जब विदेशी बाजार में कंपनी करती है और यह काम किसी के अलायंस में करती है, किसी दूसरी कंपनी जो कि वहाँ के होस्ट मार्केट की कंपनी है उनके साथ हाथ मिलाकर करती है, या तो उस तरह की स्ट्रैटेजी उसके हाथ मिलाए बिना करती है, तो उस तरह की जो हम रणनीति है उसको हम ग्रीनफील्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं। ग्रीनफील्ड अर्थात आप विदेशी बाजार में गए, वहां पर एक प्लेन ग्रीनफील्ड आपने अक्वायर की और उस ग्रीन फील्ड पे अपनी सेटअप को लगाया, वहां का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और वहां पे सारे ऑपरेशन आप स्वयं कर रहे हैं।
तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को ग्रीनफील्ड कहते हैं। ठीक वैसे ही जब हम अलायंस में इसी काम को अलायंस में करते हैं, एफडीआई जब हम किसी के अलायंस के साथ करते हैं, ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ऐसी कूटनीति को हम ब्राउनफील्ड स्ट्रेटेजी कह सकते हैं मोड्स ऑफ एंट्री में। इस तरह से कई मर्जर्स एंड एक्विजिशन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे मोड्स ऑफ एंट्री है जो विदेशी बाजार में प्रवेश करने के लिए कंपनीज प्रयोग करती हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।